अपन बात कर रहे थे जनरल साइंस की, और जनरल साइंस में अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है आज का गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र को सबसे पहले तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। लेकिन आपका अंग्रेजी स्पेलिंग नहीं पूछकर आपको क्या पूछेगा, सीधा सीधा हिंदी में लिखा हुआ क्रोमोसोम ऐसा शब्द आ सकता है। ठीक है, तो आप स्पेलिंग से ज्यादा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इस प्रकार की बात है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि गुणसूत्र को कहते क्या है, क्रोमोसोम कहते हैं। दूसरी बात आएगी कि गुणसूत्र होते क्या हैं। गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, मतलब लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थापित करने का कार्य कौन करता है, गुणसूत्र करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आनुवांशिकता की इकाई किसको कहते हैं, तो जीन को कहते हैं। किसको कहते हैं, जीन को। अगर जीन आपके ऑप्शन में नहीं है तो क्या करोगे, डीएनए करोगे, और डीएनए और जीन दोनों ही नहीं है तो फिर क्या करोगे, गुणसूत्र। अगर ये तीनों ही ऑप्शन में देके चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी दे दे तो उपयुक्त सभी करोगे। क्वेश्चन का फॉर्मेट ध्यान रखना बस, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तो आनुवांशिक, सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, आनुवांशिक लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित शब्द मिल सकता है, स्थापित शब्द मिल सकता है, स्थापित करने का कार्य करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आनुवांशिकता की इकाई, आनुवांशिकता की इकाई क्या है भाई, आनुवांशिकता की इकाई, तो पहले नंबर मतलब प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको दे रहे हैं, जीन को दे रहे हैं। अगर सेकंड प्रायोरिटी अगर जीन नहीं आता है तो क्या है, डीएनए। अगर थर्ड प्रायोरिटी अगर डीएनए भी नहीं आता है और जीन भी नहीं आता है तो क्या आएगा, गुणसूत्र। बहुत सारे लोग गुणसूत्र डायरेक्ट कर देते हैं, गुणसूत्र डायरेक्ट सीधा सीधा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन किस आधार पर पूछा हुआ है। अब बात करते हैं कि गुणसूत्र जो हैं वो बने किसके होते हैं, गुणसूत्र प्रोटीन, वेरी गुड, प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन और डीएनए के गुणसूत्र बने होते हैं। अगर गुणसूत्र जो हैं वो होते कैसे, जेली के समान होते हैं। किसके अनुसार, जेली के समान होते हैं, जिसे किस नाम से जाना जाता है, मैट्रिक्स के नाम से। किस नाम से, मैट्रिक्स के नाम से। अब देखो जैसे साइंस के अकॉर्डिंग तो अपन जैसे गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मनुष्य के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना। अपने को पशु से संबंधित जितने भी गुणसूत्र है वो भी देखने पड़ेंगे। क्यों देखने पड़ेंगे भाई, क्यों देखने पड़ेंगे, पशु परिचर का फॉर्म भर रखा है इसलिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं इसलिए पशु क्या गुणसूत्र भी देखने पड़ेंगे। पशु परिचर का फॉर्म भर रखा है अपन ने, है ना। और अपन जनरल साइंस पढ़ भी किसके लिए रहे हैं, पशु परिचर के लिए। दैनिक विज्ञान आती है तो दैनिक विज्ञान के अंदर सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको अच्छे तरीके से थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा, है ना। ब भाग को जितना अच्छा तैयार करोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि जीके में सबके वो क्यों ही नंबर आएंगे। मैथ्स जिसको आती है उसको सबको आएगी, जिसको नहीं आती उसको बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। लेकिन अपने को थोड़ा सा फोकस ब भाग पे करना पड़ेगा। तो यहां तक क्लियर है सबका कि गुणसूत्र जो है आनुवांशिकता लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थापित करने का कार्य करता है। और दूसरी बात आएगी कि आनुवांशिकता की इकाई किसको कहते हैं, जीन को कहते हैं। जीन नहीं आए तो डीएनए, डीएनए नहीं आए तो गुणसूत्र। ध्यान में रह जाएगी यहां तक बात। इसके बाद में बात करते हैं कि गुणसूत्र की प्रकृति। गुणसूत्र जेली के समान होते हैं, जेली के समान होते हैं, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरी बात आएगी कि गुणसूत्र
गुणसूत्र डीएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, बने होते हैं। गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। एक और बात आएगी कि जैसे देखो, लिंग निर्धारण करना भारत में कानूनी अपराध है ना। लिंग निर्धारण पहले नहीं किया जा सकता। जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक उसका पता नहीं लगाया जा सकता कि लड़का है या लड़की है। पहले ऐसा किया जा सकता था, लेकिन ये कानूनी अपराध है ना, ये कानूनी अपराध है। लेकिन गुणसूत्र किसके काम में लिए जाते हैं? मतलब जो लिंग निर्धारण किया जाता था उसमें गुणसूत्र किसके काम में लिए जाते थे? अब ऑप्शन आया था, देखो सिविल सर्विसेज में जो पूछा था उसमें माता पिता दोनों ऐसे ऑप्शन थे। और सीधी सीधी बात की जाए तो पुरुष के गुणसूत्र जो हैं वो लिंग निर्धारण में काम में लिए जाते हैं, है ना। अब पुरुष के लिए जाते हैं, इसका मतलब पिता है। ये शब्द वापस अपने को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो नेक्स्ट लाइन लिखो, लिंग निर्धारण में पुरुष के गुणसूत्र काम में लिए जाते हैं। पुरुष के गुणसूत्र काम लिए जाते हैं। छाप लिया क्या? एक और है मनुष्य में गुणसूत्र। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं भाई? 46 व 23 जोड़ी। मतलब गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? जोड़ी में होते हैं। 23 जोड़ी है, इसका मतलब एक जोड़ी में 2 है, तभी तो 46 है। यहां तक क्लियर है? इसके बाद में देखो, जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले पुरुष के गुणसूत्र, तो पुरुष में होते हैं 22 प्लस XY हैं। और अगर महिला की बात की जाए तो महिला में 22 प्लस XX, ये गुणसूत्र होते हैं। अगर मान लो जैसे लड़का होने के चांसेस होते हैं वो किस आधार पर तय होते हैं, और लड़की होने के चांसेस होते हैं वो किस आधार पर तय होते हैं। तो यहां पर देखना 1 मिनट के लिए कि अगर मान लो पुरुष का अगर Y गुणसूत्र और महिला का X, तो क्या उत्पन्न होगा? लड़का। अगर मान लो इसका भी क्या ले लिया जाए? X, और इसका भी क्या ले लिया जाए? X, तो क्या उत्पन्न होगी? लड़की। तभी तो भैया X इधर का लेगा, X इधर का लेगा, तभी तो डबल X बनेगा। डबल X बनेगा, इसका मतलब वो क्या हो जाएगी? लड़की हो जाएगी। और एक X है एक Y है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। बना लीजिएगा ऐसा फॉर्मेट अपने नोटबुक में। अब जैसे अगर जैसे पुरुषों में गुणसूत्र जो थे वो 23 जोड़ी थे और 46 गुणसूत्र थे। अगर ऐसे बात की जाए कि बंदर में गुणसूत्र कितने हैं, चिंपांजी में गुणसूत्र कितने हैं, कितनी जोड़ी हैं, कितने गुणसूत्र हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। तो लिख लो, चिंपांजी में गुणसूत्र 24 जोड़ी। चिंपांजी में गुणसूत्र 24 जोड़ी। आपसे पूछ ले बंदर में गुणसूत्र, सर बंदर और चिंपांजी तो एक ही है ना। बंदर और चिंपांजी तो एक ही है क्या? है? चिंपांजी समझदार है, बंदर ही है, लेकिन चिंपांजी क्या है? समझदार है। और बंदर क्या है? समझदार नहीं है। बंदर किसकी तरह है? तुम्हारी तरह है ना, जो समझदार नहीं है। चिंपांजी है वो क्या है? समझदार है। समझदार का मतलब ये है कि वो अपनी सारी बातें समझ सकता है। अभी अपन किले पे गए थे, बंदर समझ रहे थे क्या अपनी बातें? नहीं समझ रहे थे,
है ना। बंदर में भी 2-3 प्रकार के बंदर होते हैं, एक बिल्कुल नेम काला मुंडा को आंद्रो, एक नेम राता मुंडा को है। बहुत सारे लोग बंदर कहते हैं, बहुत सारे लोग मोलियो कहते है ना। हाँ, ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से उनको पुकारा जाता है ना। लेकिन अपने को उस बात को, वो बातें बहुत सारी याद है अपने को, क्योंकि वो अपने काम की नहीं, इसलिए काम की हैं वो बातें कम याद रहती हैं। जो काम की है वो बातें थोड़ी सी कम याद रहेगी, जो काम की बातें नहीं है वो ज्यादा याद रहेगी, है ना। यहां तक क्लियर है क्या। अब इसके बाद में देखो, गुणसूत्र के अंतर्गत 2 चीजें देखी जाती है। मतलब अगर गुणसूत्र का देखा जाए कि गुणसूत्र के भाग क्या क्या है, गुणसूत्र के भाग अगर मोटे तौर पर बात की जाए तो गुणसूत्र के भागों की बात की जाए तो केवल 2 भाग हैं। क्या है, एक तो है आपका डीएनए और एक क्या है आपका आरएनए। क्या है डीएनए, क्या है और आरएनए क्या है। हाँ, बहुत सीधी सीधी बातें सबको पता है, मैं क्या कर रहा हूं। डीएनए की फुल फॉर्म हो गई डीएक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए की फुल फॉर्म हो गई राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, है ना। और इसके अंदर डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है, इसके अंदर राइबोज शर्करा पाई जाती है। ऐसी 2-4 बातें हैं, वो सबको पता रहती है। लेकिन मेन मुद्दे की बात होती है कि इसके अंदर क्या अंतर है और इसके अंदर क्या अंतर है, वो सारी बातें देखते हैं। तो सबसे पहले डालो आप लोग डीएनए। डीएनए की सबसे पहले तो फुल फॉर्म लिख लो, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। परी को भी पता थी, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसमें डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई, डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है इसके अंतर्गत। अगर बात की जाए इसकी इकाई क्या है, डीएनए की इकाई क्या है भाई, डीएनए की इकाई क्या होगी, जिन होगी। अनुवांशिकता की इकाई क्या है, जिन है, तो डीएनए की भी इकाई क्या होगी, जिन होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीएनए के अंदर प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, मेन मुद्दे की बात यहां से स्टार्ट होती है कि डीएनए की जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन कौन सी होती है। तो डीएनए की प्रोटीन पाई जाती है हिस्टोन। प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन नामक प्रोटीन। तो इसके अंदर लिखेगा आप लोग, इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन नाम से कोई प्रोटीन है, वो प्रोटीन पाई जाती है किसके अंदर पाई जाती है, डीएनए के अंदर पाई जाती है। हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है। डीएनए के अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और डीएनए की जो प्रकृति है वो कैसी है भाई, डीएनए प्रकृति क्या, इसके सॉरी प्रकृति क्या, आकार। डीएनए का आकार की बात की जाए तो द्विकुंडलित। क्या है, द्विकुंडलित, मतलब 2 कुंडलियां होती है, जैसे इस प्रकार की जेलिया, इस प्रकार के मतलब 2 कुंडलियां चलती इसके अंदर। तो डीएनए का आकार है वो कौन कैसा दिखाई देता है, द्विकुंडलित। अब भाई द्विकुंडलित से क्वेश्चन आता है कि द्विकुंडलित जो है उसकी खोज किसने की थी। अगर द्विकुंडलित की खोज की, इसका मतलब डीएनए की खोज हो जाएगी वो, है ना भाई। द्विकुंडलित की अगर कोई खोज कर रहा है, आप कह रहे हो कि मैं स्कूल जा रहा हूं, स्कूल बहुत सारे हैं लेकिन मैं सेमलपुरा स्कूल में जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, एक जगह स्थान का नाम फिक्स हो गया ना। उसी प्रकार से द्विकुंडलित की खोज की, द्विकुंडलियां तो बहुत सारी लेकिन की किसकी, डीएनए की। इसका मतलब डीएनए की खोज कर ली उस आदमी ने। तो यहां तक क्लियर है क्या सभी के, ठीक है भाई। इसके बाद में देखो डीएनए की खोज, डीएनए की खोज, इसमें भी 2 आदमी थे, एक का नाम था वाटसन,
वह दूसरा था क्रिक, वाटसन और क्रिक। ये जो वाटसन है, इस वाटसन को नोबेल पुरस्कार मिला था इसके उपलक्ष्य में 1962 में। कब मिला था? 1962 में नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज पुरस्कार किसको मिला था? वाटसन को मिला था। डीएनए की खोज करने के उपलक्ष्य में वाटसन को क्या मिला था भाई? नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर बात की जाए कि देखो शर्करा पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है, इसका मतलब इसके अंदर क्षार भी पाए जाएंगे, और क्षार पाए जाएंगे तो क्षार कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डीएनए के अंदर 4 प्रकार के क्षार पाए जाते। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। डीएनए के अंदर 4 प्रकार के क्षार, 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। क्षार, सबसे पहला जो क्षार है एडेनिन, सेकंड है ग्वानिन, साइटोसिन, और चौथा है आपका थायमिन। थायमिन। देखो आरएनए और डीएनए में केवल फर्क इस बात का है, एक क्षार का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, वीआईपी प्रश्न पूछा जाता है इससे। वीआईपी प्रश्न इस प्रकार का पूछा जाता है कि दोनों के अंदर क्षार तो बराबर पाए जाते हैं 4 प्रकार के, लेकिन एक क्षार ऐसा है जो अलग पाया जाता है। किसके अंदर? आरएनए के अंदर। आरएनए के अंदर इस बात का ध्यान रखना कि थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। बाकी सारे के सारे क्षार हैं वो एक जैसे पाए जाएंगे, लेकिन एक क्षार है जो कैसा पाया जाएगा? थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चारों क्षार दे दिए जाएंगे और ऊपर लाइन दे दी जाएगी, आरएनए के अंतर्गत कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है, तो आपको थायमिन राइट करना पड़ेगा। और चारों क्षार दे दिए जाएंगे। फिर से और फिर से पूछा जा सकता है डीएनए के अंदर कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है, तो इस थायमिन के स्थान पर क्या दिया जाएगा? यूरेसिल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? यूरेसिल। तो यहीं पर लिख लो आरएनए में यूरेसिल, और एक बॉक्स में बंद कर दो इसको, ताकि पढ़ते हो उस समय वापस ध्यान में आ जाए कि ये यहां पर क्या लपड़ा हुआ था। हाँ, इसमें तो थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन चारों के चारों यही पाए जाते हैं। केवल और केवल किसमें? आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। किसके स्थान पर? जिससे एरो बना रखा है, थायमिन के स्थान पर। यहां तक क्लियर है सबके? इसके बाद में आ जाओ आरएनए। आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और इसके अंदर राइबोज शर्करा पाई जाती है, क्या पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। छाप ले क्या? इधर देखना, आरएनए जो है, आरएनए पाया कहां पर जाता है? अपन ने कोशिका पढ़ी थी और कोशिका में एक बात लिखी थी, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए। केंद्रक के अंदर कोशिका का क्या है? भाग है केंद्रक, और क्या है? कोशिका का मस्तिष्क है केंद्रक। हाँ, न्यूक्लियस जो पढ़ा था अपन ने,
न्यूक्लियस वो कोशिका का क्या है, मस्तिष्क है। लेकिन अगर संपूर्ण शरीर की बात की जाए तो मतलब संपूर्ण से नियंत्रित करने वाला भाग, कोशिका को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। और संपूर्ण शरीर को नियंत्रित करने वाला भाग क्या कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है। तो कोशिका का मस्तिष्क क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। तो आरएनए कहां पर पाया जाता है, केंद्रक में। आरएनए केंद्रक व कोशिका में पाया जाता है। पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि आरएनए जो है वो काम क्या करता है। आरएनए प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। किसका, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। आरएनए प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। दूसरी बात आएगी कि जो आरएनए है, आरएनए मॉडल किसने दिया था, आरएनए मॉडल प्रस्तुत करना या भले उसकी खोज करके बताना, ये आरएनए का मॉडल दिया था आर्थर। किसने दिया था, आर्थर व फोर्ड। आर्थर और फोर्ड ने इसका मॉडल दिया था। यही बात वापस यहां पर लिख लो। आरएनए में थायमिन के स्थान पर, थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है भाई, यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल पाया जाता है। थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यहां तक क्लियर है क्या सबका? ठीक है भाई। हाँ भाई, छाप लिया क्या? अब देखो, जो तुम्हारे काम की बात नहीं, जैसे आरएनए की अगर देखी जाए तो थोड़ी सी आगे थोड़ी चर्चा की जाए तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक आता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए और चौथा होता है एमआरएनए। केवल नाम लिख लेना आप लोग, हाँ, आगे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, संक्षिप्त में ठीक है अपने। जैसे आरआरएनए है उसको कहते हैं राइबोसोलम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, क्योंकि राइबोज न्यूक्लिक अम्ल की तो अपने पूरी फॉर्म लिख रखी है ना। तो आर का मतलब क्या होगा, राइबोसोलम, और टी का मतलब होगा ट्रांसफर राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। एक होता है मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। 3 प्रकार हैं और तीनों प्रकार अलग अलग काम करते हैं। राइबोसोलम मतलब प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। ट्रांसफर का मतलब होता है ट्रांसफर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करता है। मैसेंजर का मतलब यह है कि संदेश वाहक, संदेश देता है। जहां पर भी प्रोटीन बन जाता है वहां से एक संदेश लेके जाता है कि यहां पर प्रोटीन तैयार है, कहीं पर जरूरत है, क्या जरूरत है, वहां उस जगह पर पहुंचा दिया जाता है प्रोटीन को अपने आप। और कौन पहुंचाता है? कोशिका का एक अंग है जो यातायात का, गोल्जी का है, यातायात प्रबंधक कहते हैं उसको, कोशिका का। तो कोशिका के अंदर अगर कहीं पर भी प्रोटीन की आवश्यकता है तो वहां पर पहुंचाने का काम कौन करेगा? गोल्जी का ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक द्रव के समान है और क्या कहते हैं उसको, यातायात प्रबंधक हो गया। मतलब एक जेल के समान होता है जो मतलब कि पानी की तरह बहता है, जिसको स्रावित अंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अपन ने लिखा था ना कि गोल्जी का एकमात्र अंग है कोशिका का जो स्रावित अंग है, मतलब बहता रहता है। बहता रहता है इसका मतलब किसका? हाँ, क्या कह रहे हैं बता दो। हेलो, हाँ जी। ये आप 9:30 बजे 10 बजे तक क्लास को रखना है ना? हाँ, फिर जिन बच्चों को बोला था मेन मैम ने बुलाया क्या उनको? हाँ, ठीक, 10 बजे तक रखना। आ रहे मैं।
तो वो अनु तो आई नहीं है। हाँ अन्नू तो नहीं आई, लेकिन दूसरे तो आए ना बाकी। हाँ हाँ तो मैम आ रहे 10 बजे तक रखना। 10 बजे तक। आपका फोन स्विच ऑफ जा रहा है इसलिए फिर इनको लगाया। यहाँ तक क्लियर है सबका? इसके बाद में देखो गुणसूत्रों की संख्या लिखो आप लोग। गुणसूत्रों की संख्या। सबसे पहली बात है कि मेंढक में गुणसूत्र कितने होंगे? 46। दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए मक्खी में गुणसूत्र कितने हैं? कितने हैं भाई? मक्खी में 26। मक्खी में 26। आपसे पूछ लिया जाए कुत्ते में गुणसूत्र कितने हैं? 12 गुणसूत्र। बिल्ली में गुणसूत्र होते हैं 78। एक जीव आता है जिसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा मोटा है 38। हाइड्रा। सबसे ज्यादा सबसे अधिक गुणसूत्र केकड़ा। और केकड़ा भी कौन सा है? एकतावासी। केकड़ा में 254। और केकड़ा के साथ में लिख लेना एकतावासी केकड़ा। एकतावासी एक उसकी नस्ल है, उसी के अंदर होते हैं। बाकी सामान्य केकड़े बहुत सारे होते हैं। अपने अटे नाडा खड्डा केकड़ा वे उड़ाम नहीं वे अतरा है। आप लोगों ने यहाँ पर देखे होंगे बहुत सारे, तो वो उनमें नहीं है। एकतावासी एक अलग प्रजाति का केकड़ा है, उसके अंदर 254 होते हैं। कुत्ता समझते ही हो कुत्ता क्या होता है? गनगड़ो, ठीक है। बिल्ली मनकी, मेंढक मेंढको, ठीक है। मक्खी माको, ठीक है। 26, 46, 12, 78। मतलब याद कर सकते हो अपनी भाषा के ऊपर। मेंढक में कितने होते हैं? 46 होते हैं। मक्खी में कितने होते हैं? 26 होते हैं। कुत्ते में कितने होते हैं? 12 होते हैं। बिल्ली में कितने होते हैं? 78 होते हैं। और सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? एकतावासी केकड़े में होते हैं 254। और हाइड्रा में कितने होते हैं? 38 होते हैं। मनुष्य में कितने होते हैं? 46 होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले बंदर में कितने होते हैं? 21 जोड़ी लिखा था, और 21 जोड़ी इसका मतलब 42, 42 हो गए। अगर चिंपांजी की बात की जाए तो 48, 24 दूनी 48। जहां पर जोड़ी लिख रखा उसको डबल कर लो, जहां पर सिंगल लिख रखा उसमें 2 का भाग दे दो, जोड़ी आ जाएगी। कोई समस्या नहीं है। यहां तक क्लियर है सभी के? तो ये आपका गुणसूत्र वाला जो टॉपिक था वो सामान्य विज्ञान की तरफ से एकदम कंप्लीट है, क्लियर है।